फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोगों ने जनरल बातें सारी कर ली है। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, विच इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आ रहा है हमारे पास? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? जब सब चीज़ें आपको दे दी गई हैं, आपको वाटर दे दिया गया है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया गया है, पिगमेंट्स दे दिए गए हैं, लाइट भी मिल गया है, अब करना क्या है? कैसे आप जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इनसे ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस करोगे? तो ये आपका अगला टास्क है। अब टास्क ये है कि ग्लूकोज बनाना है। बनेगा कैसे? तो इसको हम पढ़ेंगे किसमें? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में। चलिए, तो हमने कहा कि सर ये जो मैकेनिज्म है इसको हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। पहला पार्ट हमारा होगा जिसे नाम देंगे लाइट रिएक्शन, और दूसरा पार्ट होगा डार्क रिएक्शन। तो मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब ये टर्म क्यों दिए गए, ध्यान से सुनना। लाइट रिएक्शन, इट इज directly dependent on light. Light reaction is directly dependent on light. अब जो लाइट रिएक्शन में होता क्या है, तो आपको पता है हमारे पास जो वाटर है इसका ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस चलेंगे, तो उससे हम कुछ एनर्जी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? एनर्जी। तो लाइट रिएक्शन में हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? हमें मिलेगा एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स होंगे लाइट रिएक्शन के। क्लियर इतनी बात? तो सर लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलेगा, इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, और प्रोडक्ट्स इसके होंगे एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन। अब डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब पहली बात तो ये नहीं है कि वो डार्क में होगा। आपकी NCERT यही लिखती है कि भैया ये जो टर्म है डार्क रिएक्शन, ये मिसनॉमर है। क्या है ये? मिसनॉमर, मतलब गलत नाम दे दिया गया है। लोग इससे गलत इंटरप्रेट करते हैं कि डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरे में होने वाला रिएक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन में हमने कहा इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, तो डार्क रिएक्शन में हम कह रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। कैसे रिएक्शन होते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट, यानी लाइट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब से लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर किस पर डिपेंडेंट है? कैसे होंगे रिएक्शन? तो हमने कहा दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन विच आर एटीपी एंड NADPH2। तो not dependent on light but depends on products of light reaction। कौन कौन से प्रोडक्ट्स? एटीपी एंड ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहां पर? तो यहां हमारा प्रोडक्ट होगा बच्चों ग्लूकोज।
क्लियर इतनी बात? तो आपके पास दो टाइप के रिएक्शन होंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन लाइट एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या क्लियर है आप लोगों को ये कंसेप्ट लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो, क्या सारी बातें क्लियर यहां तक? हाँ, क्लियर हो जाए तो छापना शुरू कर दो, जल्दी से इसको छापो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो हम लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास जो पहला रिएक्शन होगा वो होगा लाइट रिएक्शन। अब यहां होगा क्या, समझते हैं। देखिए बच्चों, लाइट रिएक्शन अभी हम पढ़ कर आए, इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। सबसे पहले देखते हैं होता कहां पर है। तो हमने कहा द साइट इज थाइलेकॉइड्स। कहां पर होता है? थाइलेकॉइड्स, या कुछ जगह लिखा होता है ग्रेना। तो ग्रेना आपको पता है स्टैक होता है, थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक जब जमते जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। तो थाइलेकॉइड्स या ग्रेना के अंदर ये लाइट रिएक्शन होता हुआ आपको दिखेगा। अब यहाँ स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं? तो हमने कहा सर यहाँ आपको 3 मेजर इवेंट्स मिलेंगे। 3 मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है यहाँ पर आपके पास फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर। कुछ याद आ रहा है? रिएक्शन सेंटर हम लोगों ने पढ़ा था, हमने कहा था कि सर रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया जाएगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था वहां पर, कुछ याद है क्या? इसके बाद क्या होगा सर? साथ ही में चलेगा फोटो लाइसिस ऑफ वाटर। और तीसरा इवेंट होगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन अब क्या होता है इसको अभी समझते हैं। ये 2 टाइप का होगा बच्चों, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इस टर्म को क्लियर कर लूं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है? तो बच्चों मेरे पास एक टर्म आता है phosphorylation. Now what is phosphorylation? समझते हैं। हमने कहा सर phosphorylation is formation of ATP. Phosphorylation is formation of ATP कि भैया एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है एंड ADP में आपने जोड़ा P इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और बना लिया ATP। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स ATP। दिस इज द रिएक्शन फॉर फॉस्फोराइलेशन। ठीक है सर? अब ATP का जो फॉर्मेशन है बच्चों ये 2 तरह से हो सकता है। कौन कौन से? फर्स्ट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जिसको कहा जाता है बच्चों SLP। क्या कहा जाता है? SLP या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा इसका नाम है चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन या शॉर्ट में CLP। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, एक SLP दूसरा CLP।
यानी एटीपी दो तरह से बन सकता है मेरे पास, एक बनेगा एसएलपी से, दूसरा बनेगा सीएलपी से। आसान भाषा है उसके अंदर हम लोग बात करें कि भैया डायरेक्टली अगर आपको एटीपी बनाना है तो दो तरीके हैं, एसएलपी और सीएलपी। अब दोनों में अंतर क्या है, सुनना मेरी बात को। देखो मैंने कहा यहां एक रिएक्शन है जहां A इज कन्वर्टेड इनटू B, एक रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन की वजह से एनर्जी निकली जिसने ADP को ATP में बदल दिया, यानी ये है डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP। ये किसी रिएक्शन में एनर्जी निकली, उस एनर्जी को ADP ने लिया और फॉस्फेट के साथ जुड़कर क्या बना दिया, ATP बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड SLP। आप लोगों ने अगर कभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये स्टेप्स देखे होंगे जहां कुछ स्टेप्स में डायरेक्टली ATP मिलता है आपको और कुछ स्टेप्स में NADH2 मिलता है। तो जहां डायरेक्टली ATP मिल रहा है वो स्टेप कौन सी है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉर एग्जाम्पल A इज कन्वर्टेड इनटू B। अब A जब B में कन्वर्ट हुआ तो उसमें एनर्जी निकली, वो एनर्जी जो है वो किसने ली, ADP ने। वो किस में बदल गया, ATP में बदल गया। तो डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP को हम क्या बोलेंगे, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब चेन, आप लोगों ने ETS भी पढ़ा होगा, आपको पता है ETS में भी ATP बनता है। याद है क्या ऐसी बात कि सर ETS में भी ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ETS में ATP जब बनता है तो आपको एक चेन चलानी पड़ती है। याद आ रहा है कुछ ऐसा कि एक चेन चलेगी सर, जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत सारे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर घूमते जाएंगे, लास्ट में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। सुना है सनम कि प्रोटॉन जमा होते हैं, फिर वो प्रोटॉन जब F0 F1 से निकलेंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का। तो जब आपको एक चेन में घूमकर ATP का फॉर्मेशन करना है तब आप उसे क्या बोलेंगे, CLP बोलेंगे। तो हमने कहा कि सर फॉर्मेशन ऑफ ATP थ्रू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो CLP दो तरह से हो सकता है, कितनी तरह से हो सकता है, दो। कौन कौन सा सर, पहला CLP होता है जो यहां क्लोरोप्लास्ट में चलता है, इसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब क्या होता है, बताओगे क्या, फोटो मतलब? हाँ जी, बहुत बढ़िया, लाइट। सर लाइट की प्रेजेंस में ETS चलाऊंगा और ATP बनाऊंगा तो इसे क्या बोलेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन। समझ आ रही है बात कि सर लाइट की प्रेजेंस में आप ATP बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब यही चीज मैं ऑक्सीडेशन करके बनाऊंगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो मेरे पास फॉस्फोराइलेशन जो CLP से है वो दो टाइप का हो गया। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां चल रहा होगा, देखो दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, एक रेस्पिरेशन पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में सारे रिएक्शन होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वहां हम लोग ये बात करें रेस्पिरेशन की तो वहां चलेंगे आधे रिएक्शंस आपके किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दो सेल ऑर्गेनल हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये फोटोसिंथेसिस उसका पार्ट है, यानी कि ये कहां हो रहा होगा, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। सर कहां होना चाहिए, बताओगे क्या? ये होगा इन दी क्लोरोप्लास्ट। बात समझ आ रही है कि सर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता हुआ दिखेगा, जहां पर अभी आप फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ETS चलाएंगे। मेरी बात समझ आ रही, नॉन साइक्लिक ETS, साइक्लिक ETS कहां से पहुंचे हम लोग, कैसे बनेगा ATP? बात तो समझ आ रही है सबको? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर तो हो रही है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेटिव। देखो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से ATP जो बनता है वो बनता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया।
इज इट क्लियर? तो ये है बच्चों आपके पास फॉस्फोराइलेशन या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इस तरह से आपके सेल्स के अंदर चल रहा है, या फिर मैं कहूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर चल रहा है। और ये रिएक्शन दो टाइप से हो सकता है, एक डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जिसको बोलेंगे एसएलपी, और एक होगा थ्रू ईटीएस जिसको हम बोलेंगे सीएलपी। अब ईटीएस दो जगह चल रहा है, एक क्लोरोप्लास्ट में जिसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है? बताओ। जल्दी से कंफर्म कर दो, क्या अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? कई बार क्वेश्चंस आते हैं सीएलपी से कितना इलेक्ट्रॉन बना, तो यही पूछना चाह रहा है कि ईटीएस हुआ तो कितना बना। आपसे पूछा एसएलपी से कितना बना, भैया गिन के बता दो डायरेक्टली कितना एटीपी बन रहा है। यही है एसएलपी सीएलपी। समझ आ रही है बात? चलो वापस आते हैं। हमने कहा सर अब फोटो एक्साइटेशन यानी लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। फिर फोटोलाइसिस, फोटो की ही बात हो रही है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होगा, तो फोटोलाइसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन। फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब सीएलपी चलेगा या एसएलपी चलेगा? कौन सा चलेगा? जल्दी बता दो मुझे। सीएलपी या एसएलपी? फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते ही तुम्हें समझ आना चाहिए कि सर बात होगी किसकी? सीएलपी की होगी। बहुत बढ़िया। हमने कहा सर ये सीएलपी कितनी तरह से होगा? सर ये होगा कितने टाइप्स का? दो टाइप का, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब ये कंसेप्ट बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए समझना कि भैया साइक्लिक का मतलब है कि ये चेन घूमकर वापस इलेक्ट्रॉन वहीं आ जाएगा, और नॉन साइक्लिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा। क्या ये बहुत मुश्किल है क्या? बताओ, क्या ये चीज मुश्किल है? ये बताना कि सर साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस आ जाएगा और नॉन साइक्लिक में घूमकर नहीं आएगा। क्लियर? बात समझ आ गई सबको? तो ये 3 स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये कैसे होंगे, इवेंट्स को देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं विद साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चों साइक्लिक ईटीएस की। साइक्लिक ईटीएस और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब हो क्या रहा है, कहाँ पे पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो मैंने यहां पर ये लिया है ग्रेना। ठीक है, इस ग्रेना से मैंने ये अलग कर लिया है एक थाइलेकॉइड। ठीक है, अब इस थाइलेकॉइड में ये जो सेंट्रल कैविटी है इसे क्या नाम देते हैं हम लोग? इसे कहते हैं सर ल्यूमन। और थाइलेकॉइड के बाहर क्या है? स्ट्रोमा। तो आपके पास दो अलग अलग पार्ट्स हो गए, स्ट्रोमा और ल्यूमन। ठीक है, अब सर हम क्या करने वाले हैं यहां पर? तो देखो मैं यहां से यहां तक का एक सेक्शन कट कर रहा हूं। ठीक है, और इस सेक्शन में हम लोग ईटीएस को पढ़ेंगे। अब ये जब सेक्शन कट किया तो दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। सही बात? दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ क्या होगा? स्ट्रोमा, और अंदर की तरफ क्या होगा? ल्यूमन। तो क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम लोग कहां से शुरू करेंगे प्रोसेस को? कंफर्म कर दो जल्दी से मुझे कि मैंने ये जो ईटीएस के लिए जगह निकाली है ये कौन सी जगह है, आपको समझ आ गई? चलो देखो, चैप्टर जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट शुरू हो रहे हैं, तो फोकस अपना बढ़ाना है ना। विल ट्राई कि हमें एक बार में सब चीज़ें समझ आ जाए।
अब देखो, ये है आपके पास वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये सेम स्ट्रक्चर अब मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। बाहर की तरफ क्या है? स्ट्रोमा, और अंदर की तरफ क्या है? ल्यूमन। राइट? लोकेशन समझ आ रही है सबको? क्या लोकेशन है, कहां रिएक्शन चलेगा? अब शुरुआत करते हैं बच्चों रिएक्शन की। आपने बचपन में पढ़ा था, याद है बचपन की बात, कि हमारे पास दो टाइप के फोटो सिस्टम है, PS1 और PS2। PS1 स्ट्रोमा की तरफ है और PS2 ल्यूमन की तरफ है। याद आ रही है ये बात? हाँ जी, कुछ याद है? बहुत बढ़िया। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा ओरिएंटेशन को मैं चेंज कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि मुझे यहां आपको शो करना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट को। ठीक है, तो मैं अभी यहां PS1 लिख रहा हूं, लेकिन PS1 एक्चुअल में कहां पर है? इट इज टुवर्ड्स स्ट्रोमा। ठीक है, अब हमने इसे दी लाइट एनर्जी। क्या दिया इसे? लाइट एनर्जी दिया। लाइट एनर्जी मिलते ही ये कहां चला जाएगा सर? ये चला जाएगा टू दी एक्साइटेड स्टेट। कहां चला जाएगा? टू दी एक्साइटेड स्टेट। पहुंच गया? ये स्टार डिनोट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट को। अब आगे क्या होगा देखिए बच्चों, चलिए सुनना, ये है हमारे पास फोटो सिस्टम। ये मैंने बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनाए। क्या बनाए हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब सुनेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो किसी कैरियर के पास जाएगा, जो उसको घुमाने के लिए लेकर जाएगा कि चलो आओ टहल कर आते हैं। अब हो सकता है कि कोई कैरियर जो है वो अच्छा है, टहला कर वापस अपनी जगह पर छोड़ देगा। कुछ ऐसे हैं डाकू प्रवृत्ति के, जो हो सकता है कि लेकर गए और वापस ना लेकर आए। तो अभी हम बात कर रहे हैं अच्छे लोगों की। अच्छे लोगों के साथ होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमकर टहलकर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है। तो ये मैंने बहुत सारे कैरियर्स जमा दिए। सुनेंगे अब, हमने कहा कि सर PS1 एनर्जी को लेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये मैंने ऊपर की तरफ क्या डिनोट किया है? दिस इज दी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हायर एनर्जी की तरफ, है ना। ये PS1 में ही इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। हमने क्या कहा है कि सर PS1 एनर्जी लेकर कौन सी स्टेट में चला गया है? एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। उसके पास अब एनर्जी आ चुकी है। अब एनर्जी आते ही वो क्या छोड़ देगा बाहर? वो लात मार देगा अपने इलेक्ट्रॉन को कि निकलो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर जो है बच्चों, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या फिर इसे कहेंगे हम लोग FRS। क्या बोलेंगे? FRS। आपको जो यहां पर याद रखना है वो यही रखना है कि सर प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फाइनल एक्सेप्टर कौन है। दो सवाल जो यहां से बहुत कॉमन है वो यही है। लाइट रिएक्शन से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लाइट रिएक्शन से बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन cyclic ETS and primary acceptor of electron in non-cyclic ETS।
ठीक है, दूसरे सवाल क्या होंगे, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक ईटीएस एंड देन इन नॉन साइक्लिक ईटीएस, कि पहला किसके पास और बाद में किसके पास। ठीक है सर, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कहा कि सर अब ये इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करेगा। पहला प्राइमरी एक्सेप्टर आपके पास एफआरएस से अगले कैरियर के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन विच इज फेरेडॉक्सिन। ठीक है सर, फेरेडॉक्सिन से मेम्ब्रेन में एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम B6F, जिसमें दो अलग अलग पार्ट हैं, एक है साइटोक्रोम B6, एक है साइटोक्रोम F। सुनना मेरी बात को ध्यान से, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F दो अलग अलग कंपोनेंट्स है, कंबाइंडली हमने इसको बोला क्या, साइटोक्रोम B6F। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। साइटोक्रोम B6 के पास इलेक्ट्रॉन गया, अब साइटोक्रोम F के पास भेजना है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप इतना है, ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, बीच में एक सीडी लगा दो जिससे कि यहां से और यहां आ जाए आसानी से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमने इसे यहां से निकाला और इसे भेज दिया किसके पास बच्चों, प्लास्टोक्यूनॉन के पास। हो गई इतनी बात। अब प्लास्टोक्यूनॉन के पास जब वो गया तो उसने कहा कि भैया देखो मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहता हूं, मुझे नेगेटिव लोग जो है वो पसंद नहीं है, तो मुझे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी लाकर दोगे तो मैं इसे ले जाऊंगा, वरना मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। तो ये भैया क्या करता है, बाहर स्ट्रोमा में है बहुत सारे प्रोटॉन, स्ट्रोमा में क्या है, प्रोटॉन है, तो ये इन फ्री प्रोटॉन्स में से एक प्रोटॉन को इधर उठा लेता है कि आओ तुम्हें भी टहला कर लाते हैं। उठाया और बना दिया क्या, इलेक्ट्रॉन भी आ गया प्रोटॉन भी आ गया, तो क्या बन जाएगा, PQH बन गया, प्लास्टोक्यूनॉल कहेंगे। ये था प्लास्टोक्यूनॉन, ये बन गया प्लास्टोक्यूनॉल। प्लास्टोक्यूनॉल से इलेक्ट्रॉन तो जाएगा आप साइटोक्रोम F के पास, क्योंकि हमें तो घुमाना किसको था, इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन को वापस अपनी जगह पर छोड़ने की जगह वो कहां छोड़ देगा, ल्यूमन में छोड़ देगा। यहां इसने खेल कर लिया, क्या किया कि सर स्ट्रोमा से उठाया था प्रोटॉन, छोड़ दिया है ल्यूमन में, बहुत बढ़िया। अब साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन आया, साइटोक्रोम F ने उसे किसे दे दिया, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास घूमकर इलेक्ट्रॉन पूरा वापस आ गया है 2PS1। बात समझ आ रही है। तो सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हुआ फ्रॉम दी PS1, यहीं से निकला था इलेक्ट्रॉन, PS1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS, फिर FD, फिर साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन बाहर से उठाएगा प्रोटॉन, इधर से लेगा इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्यूनॉल बना लेगा, प्लास्टोक्यूनॉल से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन और PS1। अब सर इस घूमने की वजह से यहां तो कोई इंपैक्ट नहीं है, यहां ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहां पड़ा सर, यहां जमा हो गया है क्या, प्रोटॉन। अब मैं बार बार ये चला रहा हूं, बार बार चला रहा हूं, और क्या जमा होता जा रहा है नीचे, सर जमा होता जा रहा है प्रोटॉन। इससे क्या होगा सर बच्चों, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, ये देखो ये इस जगह में भर दिया है, स्ट्रोमा बड़ा स्पेस था, दूर दूर थे, ल्यूमन के अंदर ठूसते जा रहे हो पॉजिटिव चार्ज को, क्या होगा, क्या एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा चालू करेंगे कि भैया सब पॉजिटिव है, रिपेल कर रहे हैं, तो एक फोर्स जनरेट होगा, इसे बोलते हैं PMF। क्या बोलते हैं, PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अभी बताऊंगा सारा क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने लड़ाई झगड़े से, अभी सिंपल याद रखो, लड़ाई झगड़े से क्या किया, एक फोर्स जनरेट कर लिया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये किडनैप हो गए, ये इधर आ गए, बेचारे घूमने आए थे, इनका किडनैप हो गया, इनको बंद कर दिया एक छोटे से कमरे में। अब इनसे कहा जा रहा है कि आपको हम बाहर जाने देंगे, हमारे पास एक रास्ता है। सर कौन सा रास्ता है, चलो उस रास्ते को भी अभी तक तो हमने नहीं बनाया था, लेकिन अब बना लेते हैं। हमारे पास एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम या फिर F0F1 पार्टिकल, ठीक है। तो हमारे पास एक रास्ता है बाहर जाने के लिए, क्योंकि मेम्ब्रेन से डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता, जाना तो रास्ते के थ्रू पड़ेगा। तो प्रोटॉन से बात की हम लोगों ने कि भैया हम तुम्हें बाहर जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, कि आपने ये जो एनर्जी जनरेट की है ना, ये हमें दे दो, हमें ये एनर्जी चाहिए। आपके तो ये एनर्जी काम की नहीं है,
आप तो क्या यहाँ से निकल जाओगे, बाहर जाके वापस रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन हमारी ये एनर्जी काम आ जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा कि भैया प्रोटॉन आप यहां से जाओ। जब ये प्रोटॉन यहां से गया बच्चों, तो इसकी एनर्जी को लेकर हमने ADP से क्या बना लिया, ATP। बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई? जल्दी बताओ मुझे, क्या ये कहानी पूरी क्लियर है कि सर ये इतना प्रोग्राम किया हम लोगों ने प्रोटॉन जमा करने के लिए। जब प्रोटॉन जमा हो गए, बहुत सारे यहाँ पर प्रोटॉन जमा हो चुके हैं, ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन, आपस में क्या हो रहा है, एक ग्रेडियंट, एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं। ग्रेडियंट और फोर्स जनरेट होने के बाद ये यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो अपनी एनर्जी दे जाएंगे ये हेड पोर्शन को, और ये हेड पोर्शन घूम घूम के क्या बना देगा सर, ये ATP का फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ आई क्या? हाँ जी, क्या सबको क्लियर? अच्छे से क्लियर है सारी बात? बहुत बढ़िया। चलो तो अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि सर यहां पर हमारे पास इन साइक्लिक ETS सबसे पहली बात आती है मेरे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे हम बोलते हैं FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये है आपके पास PS1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस किसके पास आ गया है, PS1 के पास। ठीक है, एक मोबाइल कैरियर है, मोबाइल कैरियर जो अपनी जगह को छोड़ सकता है, घूम सकता है। तो घूम कौन रहा है सर, ये प्लास्टोक्विनोन घूम रहा है, बाकी सब अपनी जगह पर स्टैटिक हैं। ये घूम के क्या कर रहा है, प्रोटॉन को पकड़ रहा है और उनको किडनैप करके कहाँ ला रहा है, ल्यूमन में। ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल कैरियर, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। और प्लास्टोक्विनोन जो है, जब ये एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को, देन इट कन्वर्ट्स इनटू प्लास्टोक्विनोल। इतनी बात समझ आ रही है? जितने पॉइंट्स लिख रहा हूं मुझे बताते रहना क्लियर है या नहीं है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS होता है, हमें पता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो PS1 होता है। मोबाइल कैरियर प्लास्टोक्विनोन है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेता है और किस में बदल जाता है, प्लास्टोक्विनोल में। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेंगे, चलो क्या प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है सर, ये तो घूम घाम के इलेक्ट्रॉन वापस पहुंच गया, प्रोटॉन जमा हुए थे वो वापस बाहर निकल गए, बना क्या मेरे पास, क्या कोई प्रोडक्ट दिख रहा है, जल्दी बताओ मुझे। हाँ जी, कोई प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ओनली ATP। यहां केवल और केवल ATP का फॉर्मेशन होगा। आपसे पूछा जाए कितने फोटो सिस्टम ने काम किया, एक ने या दो ने, बताते जाओ मुझे। यहां देखकर बताओ, एक ने काम किया कि दो ने? कितने फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं? क्या PS1 PS2 दोनों ने काम किया या एक ने ही काम किया, PS1 ने? जल्दी बताओ। सर हमने कहा केवल एक फोटो सिस्टम काम कर रहा है, PS1। सही बात, ठीक है। क्या आप लोगों को बातें समझ आ रही है?
कि सर प्रोडक्ट बनेगा एटीपी, एक ही फोटो सिस्टम काम करेगा और यहाँ कोई भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ओनली PS1 टेक्स पार्ट इन साइक्लिक ETS। दूसरा, there is no photolysis of water। बात समझ आ रही है? क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? जितने पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं जल्दी से कंफर्म कर दो मुझे, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आपको समझ आ जाए तो, समझ नहीं आए तो नहीं आएगा, और एक बार आ गया तो इतना क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें दोबारा कभी बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार अगर क्लियर हो गया, एंड आई होप हो गया होगा, कंफर्म कर दो मुझे जल्दी से, क्या सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइक्लिक जितना भी हमने पढ़ा पूरा क्लियर है सर? चलो बहुत बढ़िया, तो लिखना शुरू करते हैं बच्चों। यहां से लिखना है। अच्छा, मैं इजी कर देता हूं चीजों को, क्या बात है। बेटा फोटोलाइसिस यानी फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में समझते हैं फोटोलाइसिस क्या होता है। रुक जाओ थोड़ी देर, है ना, थोड़ी सी देर। RC मतलब रिएक्शन सेंटर। ठीक है, चलो, तो ये तो लिख लिया था हम लोगों ने, तो लिखना शुरू करते हैं। यहां से हेडिंग डालो लाइट रिएक्शन और छापना शुरू कर दो, और जल्दी छापेंगे। चलिए, देखो FRS FD, इन्हें आयरन सल्फर प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि दोनों उनके कंपोनेंट्स होते हैं, आयरन भी होता है और सल्फर भी होता है। प्लास्टोसाइनिन इसका फुल फॉर्म, प्लास्टोक्विनोन, एंड CYT इज साइटोक्रोम। प्लास्टोक्विनोन मोबाइल कैरियर है क्योंकि वो मूव कर सकता है, इसीलिए उसको मोबाइल कैरियर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ETS, साइक्लिक ETS जो है ये हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे चलते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स नॉन साइक्लिक ETS। चलो अब देखते हैं जल्दी से। नॉन साइक्लिक ETS को या Z स्कीम को। ठीक है, सारी चीज़ें समझेंगे धीरे धीरे करके, है ना। पहले प्रोसेस को देख लेते हैं कि प्रोसेस में क्या हो रहा है, उसके बाद एक एक करके समझेंगे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, Z स्कीम क्यों कहा गया, है ना। साथ ही साथ समझेंगे कि कौन कौन से और दूसरे प्रोसेसेस के पैरेलल चल रहे होंगे, फोटोलाइसिस कैसे होगा वाटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी मेन साइकिल को देख लेते हैं। तो वही सेम अरेंजमेंट जो अभी आप लोगों ने देखा, उसी अरेंजमेंट को वापस से हम ड्रॉ करेंगे।
बाहर की तरफ स्ट्रोमा, अंदर की तरफ ल्यूमन, और ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब शुरुआत होगी हमारे दूसरे फोटो सिस्टम के साथ, जो कुछ ऐसा दिखता है। इसके दो पार्ट्स हैं, ऊपर की तरफ फोटो सिस्टम और उसी के साथ अटैच्ड है कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या करता है अभी समझ आएगा, ठीक है सर। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट पहले ही बना दी हमने, स्टार लगा दिया इसको। ये एक्साइटेड स्टेट को डिनोट करेगा। ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे जाता नहीं है, लेकिन अपने को शो तो करना पड़ेगा कि हायर एनर्जी पर गया है। ऐसा नहीं है कि उठ के वहाँ चला जाएगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले देखा था PS1 स्ट्रोमा की तरफ होगा, ये यहीं होगा, लेकिन मुझे शो करना था कि भाई मुझे इसको एक्साइटेड स्टेट में दिखाना है, तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया। सेम चीज़ यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ नहीं है, ये हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट की तरफ, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ऊपर की तरफ बना दिया, ठीक है। तो देखिए ये ओरिएंटेशन हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जमा दिया है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या हो रहा है। लाइट एनर्जी किसको मिला? PS2 को। PS2 को जैसे ही लाइट एनर्जी मिलेगा वो कौन से स्टेट में जाएगा? It will go to a higher energy state called the excited state, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू होगा। ये घूमा इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन, तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन की दिक्कत तुम्हें पता है, कि सर प्लास्टोक्विनोन अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर जाएगा, उसे बाहर से क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए। तो ये प्रोटॉन उठाया, प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनोल में। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा। अब मैं एक ही बार लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि याद करो यहां पर जब प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो वो किसको देता है? साइटोक्रोम F को देता है, वो B6 को नहीं देता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के पास केवल एक बार इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहां पर कितनी बार आ रहा था इलेक्ट्रॉन? पहले यहां से इलेक्ट्रॉन आया, ये, फिर वापस घूमकर इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो यहां 2 बार इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसके पास। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के पास अब इलेक्ट्रॉन कितनी बार आ रहा है? केवल एक बार, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया सर। अब साइटोक्रोम B6F से ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट। अब PS फर्स्ट भी तो लाइट ले रहा होगा, जैसे इसे लाइट मिल रही है तो उसे भी लाइट मिलेगी।
वो भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट से फिर FRS और फिर FD, वही साइकिल है जो अभी पढ़कर आए हैं। प्लास्टोक्विनोन के बाद की जो साइकिल है वो वही है जो वहां पड़ी है, बस एक चीज जो नई ऐड हुई है वो ये है कि PS2 से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन जा रहा है, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन आ रहा है। प्लास्टोक्विनोन के बाद की कहानी वही सर, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1 एक्साइटेड स्टेट, FRS FD। अब साइक्लिक में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं होगा। नॉन साइक्लिक में ये यहां चला जाएगा बच्चों एक एंजाइम के पास जिसे बोलते हैं NADP रिडक्टेज। तो इस NADP रिडक्टेज के पास आ गया है इलेक्ट्रॉन, और ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का? सर ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, NADP पॉजिटिव है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, and this will be converted into NADPH plus H positive। तो ये तो हो गया आपका पहला रिएक्शन कि सर इलेक्ट्रॉन निकला, घूमा, पहुंचा, और फाइनल एक्सेप्टर कौन? जल्दी से मुझे फाइनल एक्सेप्टर दिख रहा है अगर तुम्हें तो बता दो किसके पास है अब ये इलेक्ट्रॉन। जल्दी से फाइनल एक्सेप्टर कौन? कि सर एंजाइम होगा या NADP पॉजिटिव होगा? जल्दी से मुझे क्लियर कर दो ये बात। अरे भैया एंजाइम अपने पास नहीं रख रहा है, एंजाइम ने किसको दे दिए वो इलेक्ट्रॉन? क्या एंजाइम ने रखेगा अपने पास? सर एंजाइम ने दे दिया NADP पॉजिटिव को। NADP पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल गया है? NADPH2। यानी इलेक्ट्रॉन किसने लिए लास्ट में? लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसने लिए? NADP पॉजिटिव ने लिए, और वो NADP पॉजिटिव किस में बदल गया? NADPH2 में। तो सर ये रहा आपके पास फाइनल एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन? फियोफाइटिन। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। फाइनल एक्सेप्टर कौन है? NADP पॉजिटिव। क्या कहानी समझ आ रही है? शुरुआत से शुरू करते हैं। सर इलेक्ट्रॉन निकला, सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन गया किसके पास? फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोल बना, प्रोटॉन उठा लिया बाहर से, यहां छोड़ दिया, साइटोक्रोम B6F, B6F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट। अब भैया PS फर्स्ट भी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? FRS को, फिर FRS से FD को। बात समझ आ रही है क्या? इतना समझ आ गया क्या तुम लोगों को? जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये कहानी क्लियर होगी कि सर इस कहानी में हुआ क्या? बताओ, इज दिस प्रोसेस क्लियर टू यू? अब दूसरा प्रोडक्ट बनाना है बच्चों। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा तुम भी जानते हो कि सर यहां जब प्रोटॉन जमा होंगे तो ये प्रोटॉन कहां से पास होंगे? थ्रू दी F0F1 पार्टिकल। जब प्रोटॉन यहां से पास होंगे तो ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP। तो कितने प्रोडक्ट बन गए? जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन से प्रोडक्ट दिख रहे हैं आप लोगों को? जल्दी फटाफट से रिप्लाई करो, कौन कौन से प्रोडक्ट यहां पर नजर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया, ATP और NADPH2 क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? ठीक है, चलो तो मुझे 2 प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं सर। अभी पिछले वाले में केवल 1 प्रोडक्ट बना था ATP, यहां 2 तो बन चुके हैं। अब और क्या हो रहा है? सुनो, कहानी को सुनना ध्यान से। ये PS2 का इलेक्ट्रॉन था, घूम घाम के यहां निकल गया, वो तो चला गया। क्या अभी PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? यस और नो? क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है PS2 के पास? जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिए हैं?
NADP पॉजिटिव ने ले लिए हैं, घूम कर वापस इसके पास नहीं आए, तो सर इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है, ये कहाँ से पूरी करोगे? हमने कहा ये लो, ये काम कर रहा है मेरा OEC। कौन काम कर रहा है? OEC। सर OEC क्या करेगा? ये करेगा सर वाटर को ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। किसका काम है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का। तो सर ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये तोड़ेगा H2O को, बनाएगा इलेक्ट्रॉन, बनाएगा प्रोटॉन, बनाएगा ऑक्सीजन। तो सर ये लो एक और प्रोडक्ट निकल कर आ गया विच इज ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन तो हमने ये OEC से वापस पहुंचा दिया किसको? PS2 को। तो वो जो वैकेंसी थी इलेक्ट्रॉन की वो किसने फुलफिल कर दी है? वो फुलफिल कर दी है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ने। क्या आपको कहानी समझ आ गई कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो घूम घाम कर निकल गया था बाहर, उसकी जगह हमें नया इलेक्ट्रॉन लाना पड़ा, और ये नया इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, कि लाइट की प्रेजेंस में हमने H2O को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन तो निकल गया बाहर। तो मेरे पास कितने प्रोडक्ट हो गए? अब जल्दी से मुझे बता दो कितने प्रोडक्ट हो गए? कितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं यहाँ पर नॉन साइक्लिक ETS में? सर पहला प्रोडक्ट मुझे नजर आ रहा है NADPH2 बनता हुआ दिख रहा है, दूसरा प्रोडक्ट मुझे नजर आ रहा है ATP बनता हुआ दिख रहा है, तीसरा प्रोडक्ट ये रहा ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? क्या सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई अच्छे से नॉन साइक्लिक ETS की? किसी को कोई तकलीफ नॉन साइक्लिक ETS में? बताओ जल्दी। अच्छे से क्लियर है साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या हो रहा है? अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सर यहाँ कितने इन्वॉल्वमेंट है फोटो सिस्टम्स का? हमने कहा सर दोनों फोटो सिस्टम काम करें, PS1 भी और PS2 भी। क्लियर कि सर PS1 भी काम कर रहा है और PS2 भी काम कर रहा है। साइक्लिक में नहीं बनेगा बेटा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, जब तक फोटोलाइसिस नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन नहीं बनेगा। फोटोलाइसिस कहाँ हो रहा है? नॉन साइक्लिक में हो रहा है, साइक्लिक में फोटोलाइसिस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब सर याद क्या करना है? सवाल ये आता है। हमने कहा भैया पूरी प्रोसेस को याद नहीं करना है, हमें याद करना है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, NADPH2 में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, और यहाँ पर कितने फोटोलाइसिस से प्रोटॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी क्या ये जो मैंने बताया है वो क्लियर है? पहले ये क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि यहां तक जितना बताया उतना क्लियर है? बोलो। चलो बहुत बढ़िया, तो अभी इसको छापो, है ना। फिर हम लोग आगे की बात अगली क्लास में करेंगे, जब पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सारे स्टेप्स में हो क्या रहा है, कहां कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अभी के लिए साइकिल को छाप लो फटाफट से, और बाकी की बातें अगली क्लास में।